चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। एसबीईसी के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस 2। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। इसमें मुझे लग रहा है, बताओ कितने सारे रजिस्ट्रेशन है। देखो एसएसआई, एनएसआईसी, एमएसएमई, आईएम, आईईसी, ईएसआई, पीएफ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एफएसएसएआई, ड्रग लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, एफसीआरए, कितने सारे रजिस्ट्रेशन है इसके अंदर। आइए चलो सबसे पहले देख रहे हैं कौन सा लॉ पकड़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इसमें सबसे पहले कौन, एसएसआई और एमएसएमई। आईडीआरए हुआ तुम लोग का अभी तक? आईडीआरए नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। आईडीआरए जब होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो इधर देखो, सबसे पहले एसएसआई का शॉर्ट फॉर्म बोलो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलो, लिखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लिखो लिखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिखो। नहीं है बुक, अच्छा ठीक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिखो। एमएसएमई, मसमी नहीं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, लिख लिया, बोलो। चलो अब अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, कैसे, एज अ एसएसआई या एज अ एमएसएमई, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्या क्या फायदे मिलते हैं बताओ? क्या आपको इजी फाइनेंस मिल जाएगा, उसमें भी आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो बोलो, पढ़े नहीं थे, मुद्रा बैंक पढ़े थे कहीं पे। अगला, उसके बाद सुनो, अगर बायर आपका पैसा आपको नहीं लौटाता है तो उस केस में आपको सरकार क्या देती है, प्रोटेक्शन। अगर आपका बायर आपको डिलेड पेमेंट करता है तो सरकार आपको क्या दिलवाती है, उस पे इंटरेस्ट। तो ये छोटे लोग हैं, सरकार इनकी मदद कर रही है। ये छोटे बिजनेस है, छोटा ही बिजनेस बाद में जाके बड़ा बिजनेस बनता है ना। आइए, गवर्नमेंट के जब भी टेंडर्स निकलेंगे तो क्या इनको प्रेफरेंस मिलेगा, बोलो। स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा। उसके बाद कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज होंगी कि ये सामान यही लोग बनाएंगे, मतलब ये प्रोडक्ट यही बनाएंगे। उसके बाद जब भी इनका डिस्प्यूट होगा तो उसका क्या किया जाएगा, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन किया जाएगा। ऐसे फायदे मिलते हैं। ये किसको फायदे मिले हैं, माइक्रो एंड स्मॉल को। ये तो बहुत छोटे हो गए ना, माइक्रो स्मॉल, मीडियम थोड़ा उससे बड़ा हो गया। अरे सबसे छोटा कौन, माइक्रो, उससे बड़ा कौन, स्मॉल, उससे बड़ा कौन, मीडियम। लार्ज को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, लार्ज को थोड़ी कुछ मिलेगा। आइए, मीडियम को भी इजी फाइनेंस मिल जाएगा विदाउट गवर्नमेंट टेंडर्स में, इनको भी काफी प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी, टाइम बाउंड सेम ही है। ऊपर वाले को 7 बेनिफिट्स से, नीचे वाले को सिर्फ 4, ये है ना। चलिए रजिस्ट्रेशन लिखना, तो गलती से क्या लिखा गया है, ये रजिस्ट्रेशन लिखो तो बहुत बड़ा अमेंडमेंट लिखो, रजिस्ट्रेशन लिखो, रजिस्ट्रेशन लिखो। कुछ नहीं, तुम लोग समझ में आया क्या बोला मैंने, क्या बोला? नहीं। चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अरे एक दो बच्चा पीछे से गायब नजर आ रहा, दिखाई नहीं दे रही है, अच्छा हो, अच्छा ठीक। तो ऐसे का गलती से मत पढ़ा दीजिएगा ये चैप्टर, ऐसे कर रही है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा जल्दी बताओ? या तो ऑनलाइन हो सकता है ना। कौन से वेबसाइट पे जाना पड़ेगा? एनएसआईसी, फुल फॉर्म बोलो, या एनएसआईसी के ऑफिस में चले जाइए, चाहे जोनल ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, सब ब्रांच है, सब ऑफिस है, तो वही है। या तो उसके वेबसाइट पे जाइए या उसके ब्रांच में जाइए। चलिए इधर देखते जाओ शांति से। कितनी कॉपी लगेंगे? 2। डुप्लीकेट का मतलब 2, ठीक है। 2 कॉपी लगाइए, जरा देखते जाओ। सबसे पहले जहां आप जाएंगे एनएसआईसी उसको किसको भेज देगा? वो लोग वहां जाएंगे, क्या करेंगे कि वो सच में माइक्रो स्मॉल है भी कि नहीं, और उसके बाद अपना रिकमेंडेशन भेज देंगे कि सर हमने चेक कर लिया है, ये सच में माइक्रो है, सच में स्मॉल है, सच में मीडियम है, जो भी है वो बता देंगे। चलो झूठ भी तो बोलते हैं ना, बेनिफिट लेने के लिए होंगे। लार्ज इंडस्ट्री अब बोलेगा हम माइक्रो है, ठीक है जी। उसके बाद क्या एनएसआईसी आपको इशू कर देगा जीपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? जीपी का फुल फॉर्म बोलो। अब ये क्या होता है मैं अभी कुछ देर में बताने वाला हूं।
तो जहां आपका जीपी रजिस्ट्रेशन हो गया, समझिए आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जीपी सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए रहेगा, और हर 2 साल पे क्या होगा, रिव्यू एंड रीन्यूड। अगर 2 साल के बाद भी तुम फिर से माइक्रो स्मॉल ही हो तो फिर से रिन्यू हो जाएगा, लेकिन तुम बड़े बन गए तो खत्म। अरे इसे माइक्रो स्मॉल के लिए है ना ये सब, ठीक है। अब आ जाओ, अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन लेना, कौन सा रजिस्ट्रेशन, जीपी, ये ना जीपी रजिस्ट्रेशन, तो बताओ तो क्या क्या चीज चाहिए। एक तो चाहिए आपका एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम पार्ट सेकंड, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा अपने किसके बारे में, प्लांट एंड मशीनरी, और भी डेप्रिसिएटेड नहीं, नॉर्मल प्राइस। फिर क्या, चलो तुम लोग बोलो यार, बहुत हो गया, चलो बोलो, बहुत बोलो, बोलो जल्दी बोलो, पूरा बोलो, पूरा बोलो, पूरा बोलो, 12 पॉइंट तक। मैं सबका मुंह देख रहा हूं, जल्दी। सबका मुंह देख रहा हूं डायरेक्ट। D2H वाले बच्चे घर पे चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। पढ़ लिया पूरा। इसमें एक जगह लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारे डायरेक्टर सबका किसी बड़े इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन है तो बताओ, हो सकता है कि उसको ना दे, फिर क्या चीज, एमएसएमई। चलिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, अगर आप पार्टनरशिप हैं तो क्या क्या चाहिए, अगर आप कंपनी है तो, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक, तो सबका मुंह देख रहा हूं, नहीं बोला, नहीं बोला सब। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो क्या क्या चेक होगा, पीछे बच्चा मुंह चलाओ, पढ़ने के लिए। अभी नहीं चलाओगे तो एग्जाम के टाइम में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, इससे अच्छा एक बार अभी पढ़ लो। कीवर्ड्स को टिक लगा सकते हो, लगाओ ना। कोई कीवर्ड्स नहीं मिले तुम्हें, हैं? कहो सर हम भी ऐसे ऐसे करेंगे, मजा आता है? तो कहीं भी कर, मतलब तुम लोग को बोलूंगा कीवर्ड्स ऐसे लगाओ टिक, कीवर्ड्स पे ही टिक लगाना है। चलो अब बताओ कौन सा रजिस्ट्रेशन। अब सुनो एनएसआईसी है कौन, पहले सो सुनो, इधर देखो। इस देश में सबसे बड़ी बायर गुड्स का कौन है, गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट बायर है, आपको पता नहीं था, सरकार खरीद के रख लेती है, जैसे धान समझते हो, जैसे चावल निकलता है, गेहूं। क्यों, अगर नेचुरल कैलेमिटी आ गया, कहीं इमरजेंसी आ गया, आर्मी को देना है, गरीबों में बांटना है। देखिए हम आप अपना घर चलाते हैं 2, 5, 10, 20, 50 लोगों का, ज्वाइंट फैमिली तो 50 भी तो हो सकता है। क्यों ज्वाइंट फैमिली 50 नहीं हो सकते, आपके पिताजी 5 भाई, अब 5 भाई का 5-5 बेटा, तो कितना हो गया 25, अब 5-5 बेटी भी तो है ना। चलिए, दादा दादी नाना नानी बहुत लोग होते हैं, तो सुनिए 20-50। अच्छा सरकार कितनों को चलाती है, पूरे देश को। तो बताइए हम लोग 5 किलो आटा खरीदते हैं, 10 किलो आटा खरीदते हैं, सरकार कितना आटा खरीदती होगी, तो आप जरा सोच लीजिए। तो क्या गवर्नमेंट सबसे बड़ी बायर है, तो सुनो इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, शांत 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 शांत। सरकार ने सोचा है कि अगर खरीदना ही है गुड्स तो क्यों ना इनसे खरीदा जाए। किनसे, क्या फायदा होगा, उन बेचारे को बायर्स मिलेंगे और ये एक मुश्त खरीदेंगे, और सरकार खरीदेगी तो बहुत ज्यादा खरीदेगी, तो बेचारा उनका भी घर चल जाएगा। नहीं समझे, तो सरकार ने इसके लिए एक प्रोग्राम लाया, प्रोग्राम का नाम बोलो, बोलो। गवर्नमेंट अपने स्टोर को भरने के लिए परचेज करती है, तो ये हो गया गवर्नमेंट स्टोर्स परचेज प्रोग्राम। कब लाया गया था ये, ठीक है। तो सुनो एनएसआईसी क्या करता है, एनएसआईसी रेगुलेटर है, कौन है, रेगुलेटर। ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को रजिस्टर करता है। अगर आपके पास एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन है
तो आप इस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं। बात समझ में आ गया? लेकिन अगर आप एनएसआईसी से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर आपको जीपी प्रोग्राम में फायदा मिलेगा नहीं। क्लियर है? अच्छा, एनएसआईसी भी तुरंत पढ़ाता पीछे कितने साल के लिए रजिस्टर करता है वो लोग, और ये सिर्फ किसको करता है एग्जैक्टली? क्यों? कि यही लोग सप्लाई करेंगे सरकार को, या उल्टा बोलो सरकार इन्हीं से खरीदेगी। अच्छा, पूरा ही खरीद लेगी या कुछ कुछ? पूरा तो ये दे भी नहीं पाएंगे, स्मॉल स्केल है। अरे ये स्मॉल स्केल वाला है भाई, दे देगा सरकार को पूरा। तो फिर आइए बेनिफिट्स ऑफ एनएसआईसी। तो सबसे पहले देखिए, टेंडर आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब टेंडर फीस नहीं लगेगा। अगर एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है आप गरीब हैं, सॉरी मतलब स्मॉल, माइक्रो और स्मॉल है क्या? माइक्रो स्मॉल, तो आपसे क्या नहीं लेगा? टेंडर फीस नहीं लेगा, अर्नेस्ट मनी भी नहीं लेगा आपसे। मतलब कुछ पैसा ले लेता है टेंडर भरते वक्त, वो भी आपसे लेगा नहीं। और सरकार ने सोचा हुआ है कि कम से कम 25% खरीदारी तो यहीं से करेंगे। किससे करेंगे? अच्छा, एमएसएमई या एमएस बस? बस एमएस, माइक्रो एंड स्मॉल बस, मीडियम तक नहीं पहुंचता है। तो एनएसआईसी किसको रजिस्टर करता है? मीडियम को या माइक्रो स्मॉल को? बस माइक्रो स्मॉल को, मीडियम तक नहीं पहुंचेगा वो। अच्छा बताइए, कितने आइटम्स ऐसे हैं जो सिर्फ एसएसआई से खरीदे जाएंगे? तो ये तो एक्सक्लूसिव हो गया कि ये आइटम तो सरकार किससे खरीदेगी? ओनली फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एसएसआई का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, याद रहेगा। चलो, एप्लीकेशन अभी बता दिया था, ऑनलाइन भी जा सकते हैं और आप एनएसआईसी के ऑफिस में भी जा सकते हैं। ऑनलाइन में भी किसका वेबसाइट उठाओगे? एनएसआईसी का, ठीक है। चलिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को आजकल किस नाम से पुकारा जा रहा है? उद्योग आधार, है ना। इसमें आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है। ये तुम पढ़ोगे कहां पे एग्जैक्टली? आईडीआरए में, लेकिन मैं अभी फिर से पढ़ा दे रहा हूं। सुनिए, किसको माइक्रो माना जाता है, किसको स्मॉल माना जाता है, किसको मीडियम माना जाता है? दो पैरामीटर्स हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, सर्विस इंडस्ट्री की होगी तो इक्विपमेंट, ठीक है। और दूसरा एनुअल टर्नओवर। शांति से देखते रहो इधर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट 1 करोड़ तक है तो आप माइक्रो हैं। आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो। बस इसको याद कर लेना, बाकी तुमको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। उसका बताता हूं, इसका इनटू होता है। माइक्रो का 10 गुना तुम्हारा स्मॉल है, देख लो 10 गुना है। 1 करोड़ से 10 करोड़, 5 करोड़ से 50 करोड़। अब माइक्रो का 50 गुना तुम्हारा मीडियम है, देख लो 1 करोड़ हो गया 50 करोड़, 5 करोड़ हो गया 250 करोड़। नहीं समझ में आया? देख लो अच्छे से, देख लो। चलो, गड़बड़ हो गया? कौन है 5 टाइम्स? नहीं, माइक्रो से गिना ना मैंने। तुम स्मॉल से मीडियम को गिन रहे हो गया? हाँ, स्मॉल से मीडियम, हाँ, लेकिन मैं सीधा माइक्रो से गिन दे रहा हूं ना। इंटू 50, ठीक है ना। 1 करोड़ बन गया 50 करोड़, 5 करोड़ बन गया 250 करोड़। 50 इंटू 5 करोगे तो क्या निकलेगा? 250 ही निकलेगा। तो ये ज्यादा अच्छा है ना। हम एक ही को याद करते, खत्म करो कहानी। हम माइक्रो को याद कर लेते हैं। इसका कितना गुना? 10 गुना क्या हो गया? स्मॉल। और इसका 50 गुना क्या हो गया? मीडियम। यही है, और क्या है? सिंपल, मुझे ज्यादा सिंपल तो यही लग रहा है ना। क्राइटेरिया क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए। अगर ये सर्विस इंडस्ट्री है तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। अब मान चल मैं कोचिंग चला रहा हूं तो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करूंगा। इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट क्या होगा? जैसे प्रोजेक्टर, एसी, ये सब क्या हो गया? इक्विपमेंट। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। मैं तो किस में आ जाऊंगा? मैं सुपर माइक्रो में आ जाऊंगा। देख लो तुम्हारे सामने है, इसी में तो फॉल करूंगा मैं। चलो आगे देखो, 25 करोड़। तुम लोग मुझे बर्बाद करके छोड़ोगे। बहुत दूर दूर तक तुम लोग फैलाए हो मेरे बारे में ये सब बात, लेकिन ये बहुत गंदी बात है। मैं गया था वो स्कूटी लेने के लिए, वहां पे एक आदमी बोल रहा है कि सर आपके बारे में तो सुना 25 करोड़। मैंने कहा अच्छा, किसने बोला तुम्हें? मैं उसे दाम कम कर दो, 2000 तो कम कर दो, 3000 तो कम कर दो। अरे कुछ तो मुफ्त में दे दो, चाबी का रिंग ही दे दो यार। कुछ भी नहीं दिया, है ना। कह रहा है सर आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा बस अब मैं पीटूंगा अपने स्टूडेंट सबको जो ये फैला रहा है। अगर 25 करोड़ हैं तो दिलवा दो, मुझे भी चाहिए। कहाँ है बताओ? नहीं बताओ, बताओ, मैं भी जानना चाहूंगा। जरूरत है पैसे का भाई। है कहाँ है? नोएडा वाला फ्लैट में है। हाँ।
अच्छा, जाओ जाओ लेके आओ। जनकपुरी में पोस्टर लगा हुआ है मेरा, उसमें लिखा हुआ 25 करोड़। ठीक, चलो आ जाओ इधर देखो। अच्छा एक बात बताइए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मतलब उद्योग रजिस्ट्रेशन जरूरी है या आपकी मर्जी है? मेरा तो मानना करवा लेने से फायदा ही होगा। नहीं, अगर आप करवा लेंगे तो फायदा होगा। आप में से कितने बच्चे क्लास में उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? कोई बिजनेस उजनेस? अच्छा किया हुआ है। कितने लोगों ने अपने बिजनेस का कराया हुआ है? और हमारा कोई बिजनेस ही नहीं है, हैं? चलो कोई नहीं। अच्छा है, तुम्हारा बिजनेस है? क्या चीज का बिजनेस? ऐसा क्या बिजनेस है जो बता नहीं रहे हो? हैं? बताओ। ज्वेलरी का है? अच्छा अच्छा, ज्वेलरी का है तो अच्छा है भाई। कुछ मुझे कहीं जाना होना होगा तो पहन लूंगा, फिर वापस कर दूंगा, चलेगा? आइए, उद्यम रजिस्ट्रेशन आ जाओ, ऑनलाइन हो जाएगा। बस उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? आधार और बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, बस। बहुत सिंपल है। पैन से, जीएसटी से, इन सब से वो क्या उठा लेगा? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑटोमेटिकली उठा लेगा। सब कुछ पता सरकार को है आजकल। लोगों को लगता है सरकार को पता नहीं है, सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन बस सरकार वही एक्शन नहीं ले रही है। अच्छा, शहरी लोगों पे बहुत एक्शन होता है, गांव में किसी पर एक्शन नहीं होता है। और गांव में लोगों के पास कितनी संपत्ति है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए, यहां बेचारा सैलरीड क्लास है, एक बार आईटीआर नहीं भरेगा, सीधा छापा। मालूम चला छापा हमारा, घर में कुछ नहीं मिला, फ्रिज उठा के लेके चला। आइए, अच्छा सुनो जरा ध्यान से। बिजनेस के पास क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? दोनों में से कोई। देखो पहले ये सब होता था, पहले क्या होता था? ये सब खत्म हो गया। अब एक ही जगह क्या चलेगा? बस उद्योग, उद्यम। क्या चलेगा अब? उद्यम रजिस्ट्रेशन चलेगा, बस। बाकी सब खत्म। बाकी सब क्या हो गया? खत्म। तो जो पुराना रजिस्ट्रेशन ले चुके थे उनको क्या री रजिस्टर करना पड़ेगा? उनको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए बस अब एक ही वेबसाइट है, ये। ठीक है? और ये क्या है? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेपरलेस, सब कुछ ऑनलाइन है, दिक्कत की जरूरत नहीं। अब आइए, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, आईडीआरए, ये आ गया। आईडीआरए बोलो तो फुल फॉर्म। आईडीआरए बड़े इंडस्ट्री पे लगता है। आईडीआरए किस पे लगता है? बिग इंडस्ट्रीज पे। तो आइए, आईडीआरए में अगर आपको मालूम हो, आईडीआरए जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, हल्का सा बता दे रहा हूं फिर भी। प्री लिबरलाइजेशन की अगर बात करें, प्री लिबरलाइजेशन मतलब 1991 से पहले तो भारत में चलता था लाइसेंस राज। बाद में क्या चलता था? लाइसेंस। पान का दुकान भी खोलोगे ना तो लाइसेंस चाहिए, पान की दुकान को बढ़ाओगे ना तो भी लाइसेंस चाहिए। मतलब हर चीज के लिए क्या था? लाइसेंस। जिससे क्या हुआ? हमारा जो इकोनॉमी है, बिजनेस है, वो ज्यादा विकास नहीं कर पाया। तब जाके मनमोहन सिंह बोले। मनमोहन सिंह उस समय क्या बने? फाइनेंस मिनिस्टर। और बोले, और ऐसा बोले कि पूरा का पूरा देश ही पलट दिए। वो क्या लेके आ गए? लिबरलाइजेशन। उसके बाद लाइसेंस राज खत्म। देख लो आगे, एबोलिश। लाइसेंस राज क्या हो गया? खत्म हो गया। अच्छा, अभी कंपल्स देखो लिखा ना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज आल्सो एबोलिश्ड फॉर ऑल। बस सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बच गई। पहले 6 थी, उसमें से भी अब कितने बची? बस 5। इसका मतलब लाइसेंस लेने की जरूरत अब सब कितनी जगह है? बस 5। बाकी हर जगह से लाइसेंस राज अब क्या हो चुका है? खत्म। बताओ तो कहां कहां है? डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। तो भाई अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना चाहते हो तो आपको लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस के नहीं। इसमें तो लाइसेंस चाहिए। सिगार एंड सिगरेट, देख रहे हो किस फैमिली से उठा रहे हैं सबको? ऊपर अल्कोहल है, नीचे सिगार है, सिगरेट्स है, टोबैको क्यों पीछे रहेगा? है ना सब। तो ये लोग भी, तुम ये काम करोगे तो भी लाइसेंस चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट ऑल टाइप, अब इसके लिए तो लाइसेंस चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव जैसे डेटोनेटिंग फ्यूजेस, सेफ्टी फ्यूजेस, गन पाउडर, नाइट्रो सिलोलोज एंड मैचेस। मैचेस ठीक है, माचिस ठीक है। और स्पेसिफाइड हजार्डस। अब ये सब तुम जब भी बनाओगे तो क्या होगा एग्जैक्टली? आपको कंपल्सरी लाइसेंस, बाकी कहीं भी आपका लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अच्छा, और भी अमेंडमेंट हो गया, जरा देखो तो। और लिबरलाइज कर दिया क्या? पहले लार्ज इंडस्ट्री को वो आइटम्स नहीं बनाने दिया जाता था। ये टीम्स नहीं, आइटम्स हैं। आइटम सॉन्ग नहीं, आइटम लिखा। वो आइटम नहीं बनाने दिया जाता था जो किसके लिए रिजर्व थे? एमएसएमई के लिए। जैसे ब्रेड, वुड, फायरवर्क, पिकल। क्या होता है पिकल?
ये क्या है? चटनी, मस्टर्ड ऑयल, स्टील चेयर, टेबल, पैडलॉक्स। क्या होता है पैडलॉक? स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सारी चीजें पहले किसके लिए रिजर्व थे? स्मॉल स्केल के लिए, लेकिन अब इनको भी अलाउ कर दिया। तो आने वाले समय में हो सकता है रिलायंस अचार भी दिखाई दे दे। क्या दिखाई दे दे? आजकल ज्यादा नामी कौन है? टॉप्स। टॉप्स तो बहुत ज्यादा दिखता है ना भाई। कितने लोग अचार उचार खाते हैं भाई? खाते हैं? विचार भी ठीक रखो। आइए, IEM, ये भी तुम IDRA में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे? IDRA में। अब तुम बस इतना समझ लो, IEM होता क्या है। अब तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है ना। तो जब लाइसेंस, अरे सिर्फ 5 ही जगह लाइसेंस है ना, बाकी जगह से तो हट गया। तो जब हट गया तो ऐसे तो सरकार को कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। तो इन्होंने कहा चलो भाई लाइसेंस मत लो, बस एक डॉक्यूमेंट फाइल कर दो जिसका क्या नाम है? IEM। तो जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है उनको क्या फाइल करना पड़ता है? IEM। कोई दिक्कत? पहले तो तुम एक काम करो, ये लो तो यहां से यहां तक पढ़ो। तो ये बता रहा है इन लोगों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लार्ज है लेकिन फिर भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब तो भाई कम से कम क्या करना पड़ेगा? IEM तो फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब इसके छोटे वाले जो हैं उनको तो IMP फाइल करने की जरूरत नहीं समझ में आया? अरे इनसे छोटे वाले जो होंगे क्या उनको कुछ भी फाइल करने की जरूरत है? ना लाइसेंस ना IEM। लेकिन ये थोड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, मोर देन दिखा रहा ना, देखो। तो इनको लाइसेंस तो नहीं लेना है, पर क्या करना है? अब IEM फाइल करना है। आ जाओ, IEM कब तुमको फाइल करना पड़ेगा? जब तुम कोई न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाओगे। पुराने अंडरटेकिंग का क्या करोगे? सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, कोई न्यू आर्टिकल बनाओगे, है कि नहीं? और आप SSI थे पहले, लेकिन अब क्या बन गए? लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन गए। तो SSI से लार्ज स्केल बनते समय भी आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? IEM। IEM के लिए आपको क्या करना है? एप्लीकेशन लगाना है गवर्नमेंट को। कितना का DD लगेगा? 1000 का। किसके नाम से बनाओगे? कितनी कॉपीज? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, लिख लो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लिखो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये तुम ना जब अभी IDRA पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, मुझे मालूम है फिर से आने वाला। जहां जहां मैं बहुत स्पीड चलूँ तुम समझना कहीं ना कहीं आएगा वो, और आएगा बड़े प्यार से आएगा। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, जहां तुमने IEM फाइल किया, क्या अब आप अपना काम कर सकते हैं? बाकी काम IEM फाइल करिए, सरकार के पास पहुंच गया और अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, IEC कोड फुल फॉर्म बोलो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिखो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। कितने रजिस्ट्रेशन दुनिया में होते हैं यार, मतलब हद हो गया है ना। और यहां पे लोग बोल रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना। IEC कोड क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। बताओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कौन देखता है इंडिया में? बताओ, रेगुलेटर कौन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? DGFT। DGFT से लेना पड़ेगा कितने डिजिट का कोड? ये जरूरी है। अगर आप क्या करते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बिना IEC के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। तो देखो साफ साफ लिखा है, इंपोर्टर इंपोर्ट नहीं कर सकता, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या नहीं है? IEC नहीं है। अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपका माल कस्टम पोर्ट पे आ जाता है। जब तक IEC कोड नहीं दिखाएंगे तब तक आपका माल क्लियर किया जाएगा नहीं। ऊपर से पैसा वैसा भेजना है भारत के बाहर तो भी बैंक क्या तुमसे मांगता है? IEC मांगता है। कभी भी कोई सामान भेज रहे हो, ये सब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पैसा लेना देना, सामान भेजना आना, सबके लिए क्या चाहिए? IEC कोड चाहिए। IEC कोड लेने के लिए आपको क्या करना है? सुनिए, आप किसी भी जोनल रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं, है कि नहीं? और पहले तो आपको क्या करना चाहिए? ऑनलाइन कौन से वेबसाइट पे जाओगे? DGFT के वेबसाइट पे जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म बनाइए। कौन से फॉर्म में? AN2A है ना, AN निर्यात फॉर्म 2A। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखो ना, ANF2A।
ANF2A, बोलो तो फुल फॉर्म क्या होता है इसका? आयात निर्यात फॉर्म 2A, ठीक है। और इसको आप DGFT को फाइल कर दीजिए। DGFT को जब आप फाइल करेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कहेगा अटैच करने के लिए, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, लीगल एंटिटी प्रूफ, बैंक डिटेल, ये सारी चीजें आपसे वो मांगेगा। जब ये सारी चीजें आप दे देंगे तो आपको क्या करना है, अब आपको DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर आपको पूरा का पूरा फाइलिंग करना है और इसमें आपको फीस भी देना है। क्या देना है? फीस। आपको तुरंत सॉफ्ट कॉपी में क्या मिल जाएगा? IEC कोड मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी मतलब ईमेल पे, ठीक है। बताओ तो क्या क्या चीज चाहिए IEC कोड लेने के लिए? बोलो। पैन कार्ड का कॉपी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर ID, पासपोर्ट में से कोई एक दे दो, करेंट बैंक अकाउंट के लिए कैंसल चेक दे दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी, रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, ये सब दे दो जिससे पता चले कि बिल्डिंग सही है। IEC कोड लेने के फायदे क्या क्या पहले बताइए। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। अच्छा, बिना पासपोर्ट के भारत के बाहर जा सकते हो, तो बिना IEC कोड के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बेनिफिट्स बहुत मिलता है, आपको मालूम हो एक्सपोर्ट पर सरकार बहुत बेनिफिट्स देती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है ये लाइफ टाइम होता है, मतलब एक बार IEC कोड बन गया तो लाइफ टाइम के लिए है। उसके बाद कोई एनुअल कंप्लाइंसेस नहीं है, कोई रिटर्न फाइलिंग नहीं, कुछ नहीं, बस कोड ले लो और आप जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो कोड का नाम लिख दो। और उसके बाद IEC कोड इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। चलिए, लेबर लॉ कंप्लीट है ना तुम लोग का? ESI याद है क्या? ESI क्या होता है उसमें? बड़ा अच्छा पढ़ाया था वहां पे कि ये एक्ट जिन पे लगता है वहां पे जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं उनको कुछ पैसा डिडक्ट करना पड़ता है एम्प्लॉय के सैलरी से, फिर वो पैसा जाता है ESIC फंड में, फिर ESIC उससे हॉस्पिटल बनवाता है ना, ये सब बनवाता है, पार्क वार्क बनवाता है, और फिर जो जो लोग इसमें पैसा दिए रहते हैं उनको वहां बेनिफिट्स मिलता है ESI कार्ड दिखा के। यही था ना? तो याद रखना ESI रजिस्ट्रेशन किनको लेना है भाई? सबसे पहले ये बताइए ये कैसा स्कीम है? सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। किनके लिए? इंडियन वर्कर्स के लिए, जिससे उनको क्या मिलता है? हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी मिलता है। क्या ESIC लिख दो तो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्या ये एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन है जो किसके हाथ में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको याद होगा जितना भी तुम्हारे कंपनी में ESI का पैसा कटेगा वो किसके पास चला जाएगा? ESIC उस फंड को मैनेज करेगा किसके बेनिफिट्स के लिए? जिनका सैलरी कटा है। कौन है वो लोग? वर्कर्स। क्या उनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं वर्कर्स को? बोलो। जैसे उनको क्या मिलता है? अच्छा, छोटा मोटा मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल भी और ऑब्स्टेट्रिक जो भी है वो भी, ट्रेक्टिक जो भी इन लोग का होता होगा, बायोलॉजिकल, ये सब कुछ। अरे सब कुछ मतलब बड़े ESIC जो ESI हॉस्पिटल होते हैं छोटे हॉस्पिटल नहीं होते, बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो। हमें लगता है कि लेबर का है तो छोटा मोटा हॉस्पिटल होता होगा, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वो। ESIC के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनते हैं और हर इलाज होता है, कैंसर वैंसर सबका इलाज होता है। इसीलिए तो ये बनाया गया है ना कि छोटे जो गरीब लोग हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकते, तो इन्होंने अपना ही पैसा जोड़ जोड़ के बड़ा हॉस्पिटल बना लेते हैं। आइए, ESI रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कौन एम्प्लॉयर को कराना है? जिनके यहाँ कितने एम्प्लॉयज हैं? तो फॉर्म नंबर 1 में एप्लीकेशन लगाइए, आपको तुरंत वहां से मिल जाएगा ESI नंबर। क्या मिल जाएगा? ESI नंबर। और फॉर्म 3 भी अटैच करना पड़ेगा किसके साथ? फॉर्म 1 के साथ, ठीक है। जरा बताओ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? एस्टैब्लिशमेंट के डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन बिजनेस के बारे में, कितने पार्टनर है, स्टेक होल्डर, डायरेक्टर, पैन नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज कि 10 से ज्यादा है या नहीं है, ठीक है। कितने पेज बचे? अभी भी बहुत ज्यादा है। चलिए, अब PF, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है जरा बताओ? ये भी तुम पढ़ चुके हो लेबर लॉ में। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है? जब रिटायर होगा, जब आदमी रिटायर होगा तो उसको एक मुश्त इतना पैसा मिलेगा, दैट इज प्रोविडेंट फंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य निधि। अभी पैसा मिलेगा या बाद में मिलेगा? रिटायरमेंट के समय। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है। तो आपको याद होगा एक एक्ट बना EPF एंड MP एक्ट, याद है? EPF एंड MP एक्ट। तो याद रखिएगा
इसमें सबसे पहले एम्प्लॉइज के पैसे काटे जाते हैं एवरी मंथ, और वो पैसा कहां डाल दिया जाता है? गवर्नमेंट के ट्रस्ट में। कहां डाल दिया जाता है? गवर्नमेंट के ट्रस्ट में। आपने सुना होगा एक है ईपीएफओ, सुना है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सरकारी रेगुलेटर है किसका? प्रोविडेंट फंड का, जिससे कि लोग जो वर्कर्स हैं उनका पैसा काट के कहीं मिसयूज ना करें। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जनरली किन पर लगता है? जिनके यहाँ कितने एम्प्लॉइज हैं? 20 से ज्यादा। लेकिन 20 से कम है तो भी आप अपने मर्जी से चाहें तो वॉलंटरली ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन मोर देन 20 है तो ये कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। अब आइए पीएफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देना है, जिसको क्या बोला जाता है? कौन से फॉर्म में? आपको ऑनलाइन देना है। ऑनलाइन देते आपको क्या मिल जाएगा? उसके बाद आपको क्या करना है? बहुत सारे कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स और जमा करने हैं। चेकिंग होगा तुम्हारे यहाँ, वेरिफिकेशन होगा, और सब कुछ सही लगा तो एक पीएफ अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। जहां पीएफ अलॉटमेंट लेटर मिला, अब आप अपने एम्प्लॉय का सैलरी काट के पैसा किसको भेज सकते हैं? ईपीएफओ। और जब आपका स्टाफ एम्प्लॉय रिटायर करेगा तो उसको ईपीएफओ की तरफ से क्या मिलेगा? प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा। क्लियर है? चलिए, डॉक्यूमेंट में सबसे मेन डॉक्यूमेंट कौन होता है इसमें? परफॉर्मा ऑफ कवरेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बताओ कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच होंगे? बोलते, अब तुम बोलोगे, चलो बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे तो फिर फायदा नहीं है। चलो आगे देखें। अब आ जाओ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लॉ। पॉल्यूशन लॉ देखिए, फोन ऑन कर रहा हूं। तुम लोग तो यार, तुम्हें क्या लगता है कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वोटिस है कहीं से? फॉर्म, अरे यार तुम्हें क्या लगा? फॉर्म, फोन क्या हो गया? चार्ज हो गया। हो चलो आइए आगे देखते हैं। पॉल्यूशन लॉ के अंदर अगर आप जाएंगे तो सुनिए, आप कभी भी अगर ये 30 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, क्या लगाने जा रहे हैं? 30 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? स्टैच्यूटरी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब ये 30 में कौन कौन लोग आते हैं जरा देखो तो, बोलते चलो। देख लिया? ये सब प्लांट लगाओगे तो क्या लेना पड़ेगा? एनवायरमेंटल क्लियरेंस। आइए, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कितना मिलियन है? 1000 मिलियन से कम है तो क्लियरेंस की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन अनलेस अगर ये वाला है तो चाहे 1 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट होगा तो भी। बोलो तो कौन कौन है लोग? एस्बेस्टस नहीं होता, जैसे रेलवे स्टेशन पर देखते होगे वो ऊपर में नहीं लगा रहता है ऐसे, वो उससे कैंसर फैलता है। मतलब वो जहाँ एस्बेस्टस बनता है ना, आरोप है कि आसपास के लोगों को रेडिएशन की वजह से क्या हो जाता है? कैंसर। एस्बेस्टस जो छत होता है रेलवे स्टेशन सब पे देखोगे, वो ऐसे ऐसे करके नहीं होता है, चादर टाइप का होता है वाइट कलर का, वही तो एस्बेस्टस है। चलिए, तो ये सब याद रखना, ये सब जो चीज है इसमें तो 1 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी क्या चाहिए? स्टैच्यूटरी क्लियरेंस चाहिए। चलिए, लेकिन कुछ लोगों को एग्जाम्प्ट किया गया। बोलो बोले, स्मॉल स्केल सेक्टर कहां तक का इन्वेस्टमेंट? उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत जगह स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया है कि वो भी चाहें तो क्लियरेंस दे सकते हैं। अच्छा, कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जिसको क्या माना गया है? इकोलॉजिकल फ्रेजाइल। जैसे एग्जांपल अरावली रेंज, बोलो, इनके लिए सेपरेट गाइडलाइंस हैं। चलो कुछ अदर सेक्टर्स देखते हैं अब देखते हैं कौन? एफएसएसएआई, नाम सुना है? कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको फसाई बोल देते हैं। फसाई क्या होता है यार? फसाई कौन किसको फसाई? देखो हैं, एफएसएसएआई फुल फॉर्म बोलो, बताओ तो एफएसएसएआई कहां लगता है? खाने पीने के सामान में। ये तो सबको पता होगा।
किसी के पास कोई बॉटल वोटल कुछ है खाने पीने का, तुम देखना उसमें एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन होगा। अगर हाँ चॉकलेट है देखो उसमें होगा एफएसएसआई होगा। लो देखो इसे देखो, ये देखो एफएसएसआई लाइसेंस लिखा हुआ है। एफएसएसआई होगा, अगर एफएसएसआई नहीं है तो समझना कि खोल के देखना ना है, इसने मुझे दिया तो मैं खोल के देखूं ना कि भाई क्वालिटी है कि नहीं एक बार है। अब इसमें एफएसएसआई तुमको देखना है, देखो मैं ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूं। लाओ चिप्स में भी देख लो, लाओ इसमें तो हवाई भरा हुआ है, तो कहां लिखा हुआ है कुछ है? एफएसएसआई होगा यार, कहीं ऐसा हो नहीं सकता। है कहाँ? हाँ ये है ना एफएसएसआई, तो एफएसएसआई जरूर होगा, समझ रहे हो ना तुम? तो एफएसएस अच्छा रख नहीं सकते है क्या? जरा देखो ये मस्त मसाला, लो मसाला खा खा के तुम लोग मसालेदार हो गए हो। आइए एफएसएसआई आओ। सबसे पहले कौन सा बिजनेस? फूड बिजनेस है ना। कितने डिजिट का है जरा देखो तो? 14 डिजिट है, देखो तो गिनो तो। है तुम लोग किसी न किसी के पास तो कोई फूड आइटम होगा ही। सर घर से पराठे बना के लाए, मम्मी नहीं लगाई एफएसएसआई है? 40 नहीं है? अरे वाह क्या बात है। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, ये एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन क्यों होता है पहले बताइए? क्या चेक करने के लिए? जिससे मिलावट ना हो, समझते हो? एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट ना हो, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ना बने, मैन्युफैक्चरर्स अकाउंटेबल हो, है कि नहीं? याद रखना एफएसएसआई की वेबसाइट पर जाइए, दो तरीके का आपको मिलेगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन। दो तरीके से मिलता है, मतलब स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलग होता है और सेंट्रल का अलग होता है। आप चाहें तो ऑफलाइन मोड में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और कौन सा लॉ लगेगा देखो तो। और याद रखना एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन सबके लिए है, ये तो लोग करवा नहीं रहे हैं। मैं बताऊं आपको, ये जो ठेला वाला लगाता है ना, इन लोग के लिए भी है। देखो ऑल पिट्टी, पिट्टी का मतलब क्या होता है? छोटा, है ना? जो गोलगप्पे खाते हो ना तुम लोग, डीएनडी सुना है? डीएनडी गोलगप्पे नहीं सुना है? उसमें 5 तरीके का पानी होता है उन लोग के पास, है ना? अब बोलते हैं ये वाला दो, वो वाला दो। लोग यहाँ गोलगप्पे कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। बहुत बार दुकान पर जाके बोले पानी पिला दो, खत्म कहानी, जाओ गोलगप्पे नहीं खाएंगे। उनके लिए भी उनसे पूछना कि एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन है, तो बोला नहीं है। आज एक बार तुम पूछना उससे, कहा नहीं है ना, तो अभी तरह बंद करवाता हूं, जल्दी से खिला 2 प्लेट है। ये बढ़िया था ना? का नाम एफएसएसआई से आए। कहां से आए हैं? एफएसएसआई। तो क्यों आए? तो गोलगप्पे खाने। चलो आइए, कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन लगाओगे? कितने दिन में फैसला आ जाएगा? आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ड्रग लाइसेंस, कोई बच्चा सोचा अच्छा ड्रग का लाइसेंस लेके ड्रग ले सकते हैं? ड्रग का मतलब यहाँ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, दवाई, ड्रग देखो, दवाई, मेडिसिन, है ना? पता है तुम लोग को? हाँ, बहुत बच्चा कहेगा सर ड्रग का लाइसेंस ले रहे हैं। आइए यह जरा बताओ तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है दवाई के ऊपर? 2 लेवल पे है, बोलो। सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ठीक है? यही लोग ड्रग लाइसेंस देते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? आइए, ड्रग लाइसेंस के लिए अगर आपको चाहिए तो एरिया बता दे रहा हूं, सुनो। अगर आप दवाई का दुकान खोलना चाहते हो तो क्या क्या है? कम से कम 10 स्क्वायर मीटर का एक एरिया होना चाहिए। किसके लिए? अगर शॉप खोल रहे हो, फार्मेसी खोल रहे हो या होलसेल आउटलेट खोल रहे हो तो 10 स्क्वायर मीटर कितना हो गया? उतना ही हुआ जितना लिखा हुआ है। चलो आगे, ठीक है? अच्छा, फार्मेसी में तुम्हारा रिटेल और होलसेल दोनों चला रहे हो तो फिर 15 मतलब 10 नहीं, कितना चाहिए? 15, क्योंकि होलसेल और रिटेल दोनों है ना, है कि नहीं? अच्छा, तुम्हारा दवाई का दुकान है तो कम से कम अच्छा स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, कम से कम रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, एयर कंडीशन भी होना चाहिए। होता है सब दुकान पे? फ्रीज तो होता है, फ्रीज तो एक जमाने से होता हुआ है। पहले मैं बचपन में सोचता था ये फ्रीज क्यों रखता है दवाई की दुकान पे। हाँ देखो लिखा भी हुआ है, वैक्सीन, सेरा। अब सेरा क्या होता है मुझे पता, इंसुलिन इंजेक्शन,
ये सब इसी में रखा जाता है जिससे कि बच्चों को डराया जा सके, है ना। टेक्निकल स्टाफ, होलसेल बिजनेस है तो या तो याद रखना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, जानते हैं फार्मासिस्ट भी एक प्रोफेशन है, लोग उसकी पढ़ाई करते हैं, यस। या कोई भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कि और लिखा है और, या कोई भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो जो ग्रेजुएट हो और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो किसमें, ड्रग्स में, मतलब मेडिसिन में, है ना। अच्छा, और फिर से और, या SSLC क्या होता है, मुझे लगता है 12th होगा ये, SSLC ऐसे कुछ, और 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो किसमें, ड्रग्स में। अरे ड्रग्स का मतलब मेडिसिन में, है ना। तो इसका मतलब क्या बताओ, तो कितने लोग हुए, 1 लोग हुए, 2 लोग हुए, 3 लोग, इन तीनों में से कोई भी रहेगा तो आप होलसेल बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, होलसेल बिजनेस। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा रिटेल में क्या होगा, रिटेल में तो सीधा दे दे रहे हो, नहीं सीधा ही किसको दे दे रहे हैं, कस्टमर को। तो जैसे बताइए ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस कहां लगना, होलसेल में या रिटेल में, रिटेल में। अरे होलसेल में तो दुकानदार को दे रहा हूं ना, और रिटेल में सीधा एक छोटा सा बच्चा है, ले नींद की गोली, जा सो जा, है ना, 4 दिन तक सोया हुआ, माता पिता को लगा निकल लिया। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, ठीक है। तो रिटेल है तो भाई फार्मासिस्ट चाहिए, बिना फार्मासिस्ट के याद रखना आप दवाई बेचेंगे नहीं, क्योंकि फार्मासिस्ट को ही पता है ना कि दवा किसको देना है किसको नहीं देना है। अरे सही बोल रहा नहीं बोल रहा हूं, अरे दवाई से बड़ा फर्क पड़ता है, गलत दवा खा लोगे कुछ से कुछ बन जाओगे, हैं। कोई लड़का उसको लड़की वाला दवा दे दिया, बेचारा का हो गया गड़बड़ मामला, कोई लड़की उसको लड़का वाला दवा दे दिया, हो गया बलवान वो। तो इसलिए दवाई उवाई बहुत सोच समझ के, है ना। अच्छा, बहुत लोग हमारे इलाके में क्या होता है लक्ष्मी नगर सब में, कि हम लोग दवाई के दुकानदार को डॉक्टर समझते हैं, उसके पास गए, यहां दर्द है यार, और वो भी एकदम सीरियसली, ये दवा दिन में 2 बार, है ना, एक बार सोने के बाद, एक बार उठने से पहले, है ना, सोने के बाद और उठने से पहले, है ना, गर्म पानी के साथ आपको लेना है, और हम लोग उसको मानते हैं। डॉक्टर के पास कोई जल्दी जाना नहीं चाहिए, एक तो डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी रहती है, उससे दिक्कत, फीस का कोई दिक्कत नहीं, लाइन से बहुत बड़ा दिक्कत, ऊपर से लाइन में 10 लोग और बीमार कर रहे, अल्लाह तू भी बीमारी दे ही दे, है कि नहीं। कम से कम डॉक्टर सबको अच्छा बनाना चाहिए जगह, ऊपर से पंखा चला के रखेगा, ऐसे ही बुखार लगा पंखा चला देता है। आइए, रिटेल में तो फार्मासिस्ट चाहिए, क्या चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, और याद ना फार्मासिस्ट थ्रू आउट द वर्किंग आवर चाहिए, ये नहीं कि फार्मासिस्ट सुबह में आगे शटर उठा के चला गया, मतलब दवा जब बिकेगा तो किसके हाथ से बिकना चाहिए, फार्मासिस्ट से। आप लोग की फैमिली में कोई फार्मासिस्ट है तो क्या करते हैं वो लोग, मेडिकल शॉप पे हैं, हाँ दवाइयां देते हैं। आइए चलिए अगला, अच्छा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए ड्रग लाइसेंस लेने के लिए, तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 9 नहीं, पूरा बोलो। पढ़ लिया, चलो आ जाओ। अब कौन सा कर रहे हैं, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसमें तो मैं भी रजिस्टर्ड हूं, आप हेड ऑफिस में जाइएगा दिखेगा आपको, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। आइए जरा ध्यान सुनो, अगर आप यहां पे कोई भी क्या खोलना चाहते हैं, बोलो, तो इसको ये लोग समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट। शॉप में कुछ और आता है, जरा देखिए यहां पे शॉप में क्या क्या आता है, कोई भी ऐसा जगह जहां गुड्स बेचा जा रहा है, चाहे रिटेल या होलसेल, सर्विसेज दी जा रही हैं, और इसी के अंदर स्टोर रूम, गोडाउन, वेयर हाउस, वर्क प्लेस, ये सब आएगा। तो इसका मतलब शॉप छोटा हुआ, इस्टेब्लिशमेंट बड़ा हुआ। अरे शॉप और इस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है, शॉप वो जगह हुआ जहां से बेचा जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब तो कुछ भी है। जैसे देखो शॉप में कभी फैक्ट्री आएगा, ये बड़े बड़े कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, ये सब नहीं आएगा, ये सब एस्टेब्लिशमेंट में आएगा। किसमें आएगा, एस्टेब्लिशमेंट में।
तो याद रखिएगा, ज़्यादातर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ना, जैसे मेरा कोचिंग है तो मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है जो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, कोचिंग इस्टेब्लिशमेंट में आएगा, शॉप में थोड़ी आएगा। क्या कोचिंग इस्टेब्लिशमेंट में आएगा? नहीं, सर्विसेज रेंडर हो रही कोई बात नहीं है, लेकिन आप जरा देखिए, सर्विसेज आर रेंडर टू कस्टमर, ऐसे बोलने के लिए आप शॉप बोल सकते हैं, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री है तो थोड़ा सा ना, आप अगर देखेंगे तो बड़े लेवल पे है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि मुझे शॉप कहलाना पसंद नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था। ऐसे शॉप में आने के लिए तो आ सकता है। खैर, चाहे आप शॉप बोलो या एस्टेब्लिशमेंट बोलो, रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार होगा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। इसमें होता है क्या, सो देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन लगाइए ऑनलाइन, एप्लीकेशन लगाइए ऑनलाइन, एप्लीकेशन लगाएंगे इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर कितने दिन में लगाएंगे? जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसे कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर आप लगाइए। कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देंगे? अपना नाम बता दो भाई, मैनेजर का नाम बता दो, एड्रेस बता दो, एस्टैब्लिशमेंट का नाम बता दो, सच अदर पार्टिकुलर्स एज में बी प्रेस्क्राइब। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दोगे, इंस्पेक्टर तुम्हारे यहाँ आएगा और चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, आएगा चेक करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ना चेक करे तो 5,000 रुपये ऊपर से दे देना, नहीं आएगा। जब सीएस बनोगे तो पता चलेगा, 5,000 रुपये दे देंगे ऊपर से तो फिर नहीं आएगा, ऐसे चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो सुटेबली सेटिस्फाइड, दो तरह सेटिस्फाइड होगा, पैसा नहीं दिया होगा तो आके सेटिस्फाइड होगा, और पैसा भेज दिया तो घर बैठे बैठे सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, वो आपका नाम चढ़ा देगा कहाँ, रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पे। और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने साल के लिए होगा? 5 साल। उसके बाद आप चाहें तो रिन्यू कर सकते हैं, और जो भी मिले उसको आप डिस्प्ले कीजिए अपने एस्टेब्लिशमेंट में, जो मैंने किया हुआ है। आप अंदर घुसेंगे, ऑटोमेटिक गेट खुलता है, अंदर घुसिए, इस साइड देखिए सरकारी प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, और उसमें सारे GSTIN है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, सब है, MCD का लाइसेंस है ना। चलो FCRA तुम लोग नहीं पढ़े हो ना, मॉड्यूल 2 में FCRA ना, कि मॉड्यूल 1 में FCRA? FCRA मॉड्यूल 2 में फेमा के साथ। फुल फॉर्म बोलो FCRA का, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से लग रहा है भारत के बाहर से जो पैसा आता है ना उसको बोलते हैं FCRA। क्या बोलते हैं? FCRA। एक्चुअली ये सब डोनेशन आता है। क्या आता है? डोनेशन। FDI नहीं, FDI तो कंपनीज में होता है एक्चुअली। हाँ, नहीं, ODI तो जाता है पैसा यहाँ से। FDI जो आता है वो तो आ गया कंपनी में, फॉर कौन पर्पस? बिजनेस पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस। हम ये बोल रहे हैं इस बार जो पैसा आएगा ना, इस बार जो पैसा आएगा वो आएगा डोनेशन के नाम पे, चैरिटी के नाम पे। तो देखो इस पर अभी बहुत भयंकर एक्शन हुआ है। यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। अभी कुछ दिन पहले पता चला कि बहुत सारे NGO, सेक्शन 8 कंपनी भारत में चल रहे थे और दिखा रहे थे कि हम भारत के बाहर से क्या ले रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? गिफ्ट ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, और डोनेशन के नाम पे पैसा आता था, उस पैसे से भारत में आतंकवाद फैलाते थे जी, है ना। अभी नाम सुना है ना कि वो क्या फैलाते थे? आतंकवाद फैलाते थे, और जिस वजह से अभी बहुतों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। सुना होगा, बहुतों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, छापा पड़ा, लोग पकड़े गए, उनका अकाउंट चेक हो रहा है, समझ रहे हैं। अब जैसे आपको क्या लगता है, जैसे कश्मीर है, कश्मीर में पैसा आ रहा है, अब कश्मीर में बाहर से पैसा आ रहा है, क्यों? दंगा करो। अरे दंगा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, है ना। कैसे करेंगे? कोई बिना पैसे कोई दंगा करेगा? बताओ, पहले पैसा देना पड़ेगा। पैसा कहाँ से आ रहा है? बाहर से। अरे बाहर से बहुत एनिमी कंट्री भी तो हैं बहुत सारी, जैसे पाकिस्तान है, वो गरीब इसलिए कोई आधा पैसा तो भारत में भेज दिया। हो क्यों भेज दिया? जाओ दंगा फैलाओ, यहाँ का पुलिस उसको पकड़ पैसा ले लेता, अपना काम मिल लेता। पाकिस्तान पैसा भेजा, जाओ 500 करोड़ भेज दिया, जाओ दंगा फैलाओ, यहाँ पुलिस पकड़ लेती है, 500 करोड़ ले आके रोड बना देती है, अपना काम हो गया, और भेजो। तो दिक्कत ये है। आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां पे किनको पैसा मिलता है? ये एकदम साफ NGO है ये, या तो यहां लिखा भी है ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी। नहीं लग रहा तुम्हें चैरिटी नहीं लग रहा? तो बिजनेस पर्पस के लिए लेते तो FDI हो जाता ना। चलिए याद रखिएगा। और आप FCRA रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो एक तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट हो, कितने साल से हो? 5 साल से हो, और आपको पहले ना मिला हो क्या चीज? कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ना मिला हो। क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन तभी ले सकते हैं जब FCRA रजिस्ट्रेशन हो जाए। अगर FCRA रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। अगला, आपने अभी तक कितना पैसा खर्च कर दिया हो चैरिटी पे? 10 लाख। जैसे कुछ लोग झूठे होते हैं ना, पूछा अगर तुम कह रहे हो चैरिटी करते, क्या चैरिटी किया? कहा सर आज अपनी बहन को 10 रुपया दिया। कहा चैरिटी है।
हैं? चैरिटी बाहर करोगे ना यार, फैमिली में थोड़ी चैरिटी होता है। तो 10 लाख रुपया कम से कम खर्च होता हुआ तुम्हें दिखाई देना चाहिए, एकदम प्रॉपर चैरिटी होते हुए, मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे नहीं, प्रॉपर 10 लाख रुपया चैरिटी में दिखाई देना चाहिए। अच्छा, कोई न्यूली भी तो आ सकता है, जैसे तुम बोले कि 5 साल से तुम होने चाहिए, कहा सर पहले अभी बनाऊं, अभी से शुरू करूंगा, तो कोई बात नहीं, इसको तुमको भी हम दे देंगे अप्रूवल, बहुत सोच समझ के देंगे, लेकिन तुमसे पहले पूछेंगे पैसा कहां कहां से लाओगे, उसके बाद तुम्हें क्या हमेशा के लिए अप्रूवल देंगे या एक ही काम के लिए देंगे, बस एक ही काम के लिए देंगे। जैसे सुनो, जैसे मान चला भारत में कोई गेम हो रहा है, अब उस गेम को कराने के लिए आईसीसी से पैसा आ रहा है, तो एक चीज के लिए, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब सिंगल पर्पस रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन आप हमेशा के लिए चाहते हैं तो वही ऊपर वाला कितने साल से चलते होने चाहिए, आप 5 साल से कितना पैसा खर्च करते हुए नजर आने चाहिए, कम से कम 10 लाख, और आप क्या होने चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट, क्या होने चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब आ जाओ, एफसीआर रजिस्ट्रेशन लेना, कौन सा फॉर्म लगाओगे, चलो क्या क्या अटैचमेंट है बोलो। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए मिलेगा। अरे ये क्या हुआ, फाइनली चैप्टर हो गया KHATAM खत्म, है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहे आप, खुश रहे आपका परिवार। खत्म करेंगे ICSI मोटो सॉन्ग से, जोर से गाएंगे, दूर तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उम्मीद के अंबर में हम बन के खिले जो रोशनी, कह देंगे हम संसार को कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं। ज्ञान के और न्याय के हर राह को थामे हुए चल पड़े हैं झूम कर, बस गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। कंपनी सचिव। कदमों की हर एक गूंज में बस जीत का एहसास हो, राष्ट्र प्रगति पथ पे हो और आत्मबल की आस हो। जब भी चले इस भाव से खुलते गए हैं रास्ते, आवाज हमने दिल से दी है गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। हर उन्नति के रंग में हर भारतीय हाथ हो, उद्यम हो या उद्योग हो, हर ओर अपना साथ हो। जाना शिखर तक है हमें सच की कलाई थाम कर, हम जीत के सुर छेड़ेंगे गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर।